हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोर्स से रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं फाइल सिस्टम। देखिए, इससे पिछले हमने जितनी भी वीडियोस कवर किए हैं वहां पर हमने देखा कि हमारे काफी सारे काम एनपीएम पैकेज की हेल्प से ही कवर हो जाते हैं। हमारे को बहुत सारे अलग अलग पैकेज मिल जाते हैं एनपीएम की वेबसाइट पे, जिनको इंस्टॉल करके हमारा काफी सारा कोड कम हो जाता है। बिल्कुल उन्हीं पैकेजेस की तरह हमारे पास नोड जेएस जो है वो अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी देता है, जो हमें कहीं से अलग से इंस्टॉल नहीं करने होते। जब भी हम नोड.js इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो ये मॉड्यूल्स हमारे को बने बनाए मिलते हैं। ये मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला मॉड्यूल है यहाँ पर फाइल सिस्टम, जिसको हम एफएस भी बोलते हैं, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक मॉड्यूल है यहाँ पर पाथ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक है ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और एक मॉड्यूल है यहाँ पर एचटीटीपी। जैसे हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड आता है, बिल्कुल एचटीटीपी वैसे ही काम करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फाइल सिस्टम। तो ये देखते हैं कि फाइल सिस्टम होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके सर्वर पे आप यहाँ पर कोई फाइल को यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, मगर वो खुद से क्रिएट नहीं करना चाहते, कोडिंग की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं नोड.js की हेल्प से। या फिर इसी फाइल के अंदर आप डाटा को रीड करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। या बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर नोड.js की हेल्प से यहाँ पर सर्वर पे कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। ये फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को रीड करना चाहते हैं, या फोल्डर का रीनेम करना चाहते हैं, या इसको कॉपी करके कहीं और रखना चाहते हैं। मगर ये सारे काम हम नोड.js की हेल्प से करना चाहते हैं। तो इसी की हेल्प के लिए यहाँ पर हमारे पास नोड.js के अंदर एक मॉड्यूल आता है फाइल सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम राइट फाइल कहते हैं, या एग्जिस्टिंग फाइल को हम रीड कर सकते हैं। हम किसी फाइल के अंदर जाकर डाटा को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड का मतलब है मेरा, उसमें एग्जिस्टिंग डाटा भी रहेगा और उसमें कुछ नया डाटा भी ऐड कर सकते हैं। उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं, उस फाइल को कॉपी करके किसी और फोल्डर में भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम फोल्डर को रीड कर सकते हैं, मतलब कि फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर जो हम पॉसिबली कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर फाइल को क्रिएट या रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम कौन कौन से फॉर्मेट्स यहाँ पर राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ फाइल के फॉर्मेट्स हैं जिसको हम फाइल सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट की फाइल होती है, जैसे नोटपैड की फाइल, उसको रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, उसमें अपेंड भी कर सकते हैं डाटा। पीडीएफ की फाइल को यहाँ पर रीड कर सकते हैं फाइल सिस्टम की हेल्प से। जेसन की फाइल को राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और उसमें डाटा अपेंड भी कर सकते हैं। इमेजेस को शो कर सकते हैं, या इमेजेस की फाइल को कॉपी करके किसी और फोल्डर में भी प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वीडियो और म्यूजिक की फाइल को भी हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं और इनको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करके भी रख सकते हैं। तो यही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये अब देखते हैं कि फाइल सिस्टम के अंदर हम काम कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर नोड.js या एक्सप्रेस.js के अंदर काम करने वाले हैं फाइल सिस्टम की हेल्प से, तो हमारे को कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जैसे हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, हम किसी न किसी काम करने के लिए एनपीएम के पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ऐसा फाइल सिस्टम में नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मॉड्यूल अपने आप से ही इंक्लूड होता है। बस आपको जिस भी फाइल के अंदर इसका यूज करना है, वहां पर जाकर हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इसको इंक्लूड करना। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया एफएस। एफएस मतलब फाइल सिस्टम, जो रिक्वायर करेगा एफएस को। ये एफएस जो है, ये नोड.js का अपना मॉड्यूल है, जिसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम। अब इसके बाद हम फाइल सिस्टम के जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर डाटा को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा fs.read फाइल। ये रीड फाइल जो है, ये fs का अपना मेथड है, मतलब कि किसी भी फाइल को अगर मुझे रीड करना है तो ये मेथड आता है। इसमें हमें सबसे पहला पैरामीटर देना होता है फाइल का नाम, जिसको भी हम रीड करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई टेक्स्ट की फाइल, इमेज की फाइल, वीडियो की फाइल, पीडीएफ की फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं कॉल बैक फंक्शन एज ए सेकंड पैरामीटर, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे एरर और डाटा। देखिए, अगर हमारे पास इसको रीड करने में कोई एरर आता है, या ये फाइल जहां पर भी हम फोल्डर में सर्च कर रहे हैं वहां पर है ही नहीं है, तब ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा। तभी इसी फंक्शन के अंदर आएगा और हमें एरर शो करना होगा कुछ इस तरह से। देखिए, जैसे मैंने लिखा, अगर यहाँ पर एरर है तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा एक स्टेटस 500 का, मतलब कि सर्वर का एरर, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, फाइल नॉट फाउंड। अगर ये एरर ही नहीं आता और इस कंडीशन के अंदर नहीं आता, इसका मतलब डाटा हमारे पास आ चुका है। अब जो भी इसके अंदर डाटा होगा वो सारा डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। इसका नाम डाटा लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। अब जो डाटा आ चुका है उसको हम कंसोल में या फिर उसको यूजर को सेंड करके भी डाटा को शो कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे मैंने लिखा response.send,
और उसके अंदर डाटा पास कर दिया। अब ये डाटा कौन सा होगा? जो इस वाली फाइल के अंदर डाटा था। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर रीड फाइल नाम का एक मेथड है, बिल्कुल इसी तरह से हर काम करने के लिए यहाँ पर फाइल सिस्टम के अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, एक मेथड है यहाँ पर राइट फाइल, जो न्यू फाइल को क्रिएट करने में और उसके अंदर डाटा ऐड करने में हेल्प करता है। फिर है रीड फाइल, जो किसी भी फाइल फॉर्मेट को रीड कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। फिर है अपेंड फाइल, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और उसमें डाटा को ऐड करना चाहते हैं, तब हम इसी का यूज करते हैं। अगर हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेथड आता है अनलिंक। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेथड है रीड dir। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। अगर आप किसी फोल्डर को रीड करना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, उनके नेम क्या है, तब हम इसी मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे एक मेथड है रीनेम, इससे हम किसी फाइल को या किसी फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर mkdir, जिसका मतलब होता है किसी फोल्डर को क्रिएट करना, मतलब कि डायरेक्टरी को। अगर किसी डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेथड आता है rmdir, मतलब कि रिमूव डायरेक्टरी। अगर आप किसी फोल्डर के बारे में या किसी फाइल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि उस फाइल का क्या फॉर्मेट है, उसका साइज क्या है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है स्टैट। और अगर आप फाइल के बारे में चेक करना चाहते हैं कि फाइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, तब यहाँ पर हमारे पास मेथड आता है असेस का। ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर इसे फाइल मिल जाती है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन सारे मेथड्स का यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वीडियो एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस.js का एक प्रोजेक्ट भी बना लिया जिसका नाम है फाइल सिस्टम प्रोजेक्ट। अब मैं इसमें सबसे पहले आपको फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, package.json। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 पैकेज इंस्टॉल किए हैं, एक्सप्रेस और नॉडमॉन। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फोल्डर भी बनाया है पब्लिक नाम से, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ फाइल्स को रखा है, जैसे एक जेसन की फाइल है, एक PDF की फाइल, एक MP4 फाइल है और एक JPG फाइल है। इन सबको मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा और एडिट वगैरह भी। इसी के साथ यहाँ पर एक मेन फाइल बनाई है जो सबसे मेन फाइल है index.js। मैं इसको ओपन करके दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस को यहाँ पर इंक्लूड किया, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप नाम से, जिसको मैं आगे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे राउट्स बना के रखे हुए हैं पहले से ही। ये सारे एम्प्टी राउट्स हैं, बस इनको एक नेम दिया है। इसके अंदर काम क्या करना है वो ऊपर लिखा हुआ। जैसे पहला राउट है फाइल को राइट करने के लिए, फिर दूसरा राउट है फाइल को रीड कैसे करते हैं, उसका कोड हम यहाँ पे करेंगे। ये मैंने पहले से इसलिए बना लिए ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। वो फाइल पहले से पड़ी नहीं हुई है, मैं एक टेक्स्ट की फाइल यहाँ पर ऐड करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा अपना फाइल सिस्टम को। तो उसके लिए मेरे को कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ fs नाम से, जो रिक्वायर करेगा एक पैकेज को जिसका नाम ही है fs मतलब फाइल सिस्टम। तो ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर fs का एक मेथड होता है जो अभी मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया था, जिसका नाम था राइट फाइल। इसके अंदर हमारे को 3 पैरामीटर्स लेने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि फाइल कहां पे बनानी है और उसका नाम क्या रखना है। तो हम पब्लिक फोल्डर के अंदर ही बनाना चाहते हैं, तो मैंने डॉट/ लगाया जिसका मतलब है रूट फोल्डर, और इसी के अंदर हमारा फोल्डर है पब्लिक, और इसी के अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं आउटपुट। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। .txt ये नॉर्मल जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, मैं वही बना रहा हूं यहां पर। फिर इसके बाद इसके अंदर मुझे क्या लिखना है वो भी मुझे यहां पर बताना है एज ए सेकंड पैरामीटर। तो यहां पर मैं एक मैसेज लिख लेता हूं। देखिए, मैंने यहां पर लिखा दिस इज अ टेस्ट मैसेज। तो ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा एक मेन फंक्शन जो कि कॉलबैक फंक्शन है। जैसे ये फाइल बन जाएगी तभी ये फंक्शन भी रन हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो उसको भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेता हूँ ERR। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लिया और इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया एज ए पैरामीटर एरर। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या एरर में कोई वैल्यू आई है कि नहीं। अगर एरर में कोई भी वैल्यू आएगी तब ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो क्रिएट नहीं हुई है। अब मुझे ये बात यूजर को भी बतानी है एज ए मैसेज सेंड करके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एक मैसेज और उसके साथ स्टेटस कोड भी रिटर्न कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सेंड किया है, उसके साथ स्टेटस कोड सेंड किया 500, जिसके साथ मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूँ फेल्ड
यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, फेल टू राइट फाइल। तो ये मैसेज यूजर के पास आ जाएगी कि इसकी फाइल क्रिएट नहीं हुई है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब हम यहाँ पर यूजर को एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, एक सक्सेस का मैसेज, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। तो ये मैसेज आ जाएगा यूजर के पास। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और आपको चेक कराता हूं ये राउट पे। सबसे पहले मैं यहां पर सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं कंसोल ओपन करता हूं, मतलब कि हमारा टर्मिनल, और यहां पर जाकर कमांड लिखता हूं npm start। ये देखिए यहां पर हमारा नोडमोन का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको नीचे कर लेता हूं। अब इसके बाद मैं यहां पर अपना ब्राउजर ओपन करता हूं और आपको इस राउट पे लेके जाता हूं जिसका नाम है राइट फाइल। तो देखिए मैं यहां पर आया। अब यहां पर ये हमने लिख दिया लोकल होस्ट कॉलन 3000। इसके बाद मैं यहां पर स्लैश लगाता हूं और यहां पर लिखता हूं राइट फाइल, राइट हाइफन फाइल। मैं यहां पर एंटर करता हूं और ये देखिए यहां पर एक मैसेज आ रहा है, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं आपको अपने फोल्डर में लेकर चलता हूं। ये देखिए यहां पर ये हमारा फोल्डर है, फाइल सिस्टम प्रोजेक्ट, और यहां पर पब्लिक फोल्डर है। मैं इसको ओपन करता हूं और यहां पर देखिए एक नई फाइल बन चुकी है आउटपुट नाम से। ये फाइल पहले नहीं थी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और ये देखिए इसके अंदर आपको मैसेज भी दिख रहा है, दिस इज टेक्स्ट मैसेज। तो यहां पर जो हमारी ये कमांड है राइट फाइल, इसने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर जाकर ये फाइल भी क्रिएट कर दी और इसके अंदर ये मैसेज भी लिख दिया। अब मैं इस फाइल को रीड कैसे करना है वो भी दिखाता हूं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं। देखिए जितना भी कोड होता है फाइल सिस्टम का लगभग सेम ही होता है, बस यहां पर मेथड चेंज होते रहते हैं। तो यहां पर जाता हूं रीड वाले फाइल में। अब इस राउट में आकर मैं यहां पर इस कोड को पेस्ट करता हूं और सबसे पहले अपना मेथड चेंज करता हूं। अब यहां पे जो मेथड आएगा उसका नाम है रीड फाइल। अब इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है हमारी फाइल का पाथ। तो मैंने बता दी यहां पर पब्लिक फोल्डर के अंदर ये फाइल है आउटपुट डॉट टेक्स्ट। अब यहां पर सेकंड पैरामीटर में मुझे बस एक फंक्शन बनाना है जो एक कॉल बैक फंक्शन होगा, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे, एरर और डाटा। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं वेरिएबल्स का। देखिए अगर एरर आएगा तो इस वाले वेरिएबल में आएगा, अगर डाटा आएगा तो इस वाले वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम यहां पर चेक कर रहे हैं क्या एरर आया है। अगर आया तो हम यहां पर मैसेज लिख देते हैं फाइल नॉट फाउंड। देखिए अगर फाइल ही नहीं मिली तब यहां पर हम यूजर को ये मैसेज सेंड कर देंगे। अगर फाइल मिल गई है तो मैं उसका डाटा शो करना चाहता हूं, तब मैं ये लिखूंगा रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, और जो भी हमारे पास डाटा नाम के वेरिएबल में डाटा आएगा उसको मैं यहां पर शो कर देता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं इस राउट को कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पर आया अपने ब्राउजर में। अब यहां पर जाकर मैं अपना राउट चेंज कर रहा हूं, रीड फाइल। मैं यहां पर एंटर करता हूं और ये देखिए जो भी उस फाइल के अंदर मैसेज लिखा होता वो आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं जो ये हमारी फाइल है टेक्स्ट वाली फाइल, इसके अंदर अगर मेरे को कुछ और भी टेक्स्ट ऐड करना है वो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए यहां पर मैंने उसके लिए थर्ड राउट बनाया अपेंड फाइल, मतलब कि जो फाइल में डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ उसमें कुछ अपेंड करना है तो मैं इसी राउट का यूज करने वाला हूं। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। अब यही पूरा कोड मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर सबसे पहले अपना मेथड चेंज करता हूं अपेंड फाइल। अब इसके अंदर बेसिकली तीन पैरामीटर्स आते हैं, जैसे हम ऊपर देख कर आए हैं यहां पर। तो जैसे ये टेक्स्ट आ रहा था बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पर भी एक सेकंड पैरामीटर में कोई टेक्स्ट वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे को इसमें बताना है कि किस फाइल में चेंज करना है। मैंने बता दी यहां पर पाथ में। सेकंड पैरामीटर में यहां पर यह बताना है कि टेक्स्ट क्या लिखना है। तो जैसे मैं यहां पर लिखना चाहता हूं न्यू लाइन अपेंडेड, ये देखिए, और मैं चाहता हूं ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाए, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में। तो उसके लिए यहां पर कोड आता है स्लैश एन, ये बैकवर्ड स्लैश है और यहां पर हम लगा रहे हैं एन। तो यहां पर इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन में ये लाइन अपने आप एंटर हो जाएगी। अगर यहां पे कोई एरर आता है तो इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा जिसका नाम है एरर। यहां पे डाटा कोई रिटर्न नहीं होता तो इसको हटा देता हूं। तो यहां पर अगर एरर आएगा तो ऑटोमेटिकली हमने यहां पे चेक कर लिया है। यहां पे जस्ट मैसेज चेंज कर देता हूं फेल्ड टू अपेंड फाइल, ये देखिए। और अगर डाटा अपेंड हो चुका है तब हम यहां पर यूजर को मैसेज सेंड कर देते हैं कंटेंट अपेंडेड। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां गया ब्राउजर में और यहां पर जाकर अपना न्यू राउट डालता हूं अपेंड फाइल, स्लैश हटा देता हूं, दो स्लैश आ गए, एंटर। और ये देखिए यहां पर आ गया कंटेंट अपेंडेड। अब मैं इसको रीड करके दिखाता हूं। तो हमने ऑलरेडी राउट बनाया हुआ रीड फाइल,
यहां पर देखिए जैसे ही मैं रीड लिख रहा हूं और हाइफन फाइल लगा रहा हूं, तो यहां पर सेव एज का बॉक्स ओपन हो रहा है। मेरे को फाइल सेव करने को कह रहा है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे हमने ये रीड फाइल का यहां पर कोड लिखा है, तो जब भी हम फाइल को रीड करते हैं तो हमारे ब्राउजर को पता नहीं लगता कि इसके अंदर किस तरह का डाटा है। वो हम बता सकते हैं एक हेडर को सेंड करके। तो देखिए जब भी हम फाइल को रीड करते हैं यहां पर, तो हम यहां पर एक ऑप्शनल हेडर भी पास कर सकते हैं। अगर आप कर देंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। तो देखिए जैसे मैंने लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर। अब इसके अंदर हमारे को बताना होता है कंटेंट टाइप, कि मतलब कि जो हम फाइल भेज रहे हैं, जिसका डाटा हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, उसकी टाइप क्या है। उसके लिए हमारे को यहाँ पे लिखना है कंटेंट हाइफन टाइप। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह का डाटा है। तो देखिए हर फॉर्मेट का अलग अलग तरीके का डाटा होता है। अगर हम MP4 फाइल भेज रहे हैं तो उसका डाटा टाइप अलग होगी। PDF फाइल के केस में अलग कंटेंट टाइप होगी। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन प्लेन। ये देखिए, तो आपको ये लिखना है रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर और उसके अंदर कंटेंट टाइप और उसकी टाइप क्या है। तो हर फाइल फॉर्मेट का अलग अलग कंटेंट टाइप होता है। अभी हम आगे आगे देखेंगे। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और दोबारा से ब्राउजर पे जाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, एक बार मैं यहां पर बैक पे जाता हूं, दोबारा से यहां पर रीड फाइल करता हूं। ये देखिए यहां पर अब हमारा डाटा आ चुका है। आप देख रहे हैं ये मैंने अपेंड की थी फाइल, तो ये लाइन लास्ट में अपेंड हो गई है। तो यहां पर पहले मैंने इसके अंदर बताया था कि हमारी फाइल कौन सी है, फिर उसमें नया टेक्स्ट क्या डालना है, और ये न्यू लाइन में डालने के लिए मैंने यहां पर /n लगाया था और ये ऐड भी हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे को किसी फाइल को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए यहां पर मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं डिलीट फाइल के केस में। इसका राउट का नाम है डिलीट फाइल। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैंने अपना मेथड जो लगाना है उसका नाम है अनलिंक। अनलिंक का काम ही यही होता है कि किसी भी फाइल को ये डिलीट कर सकता है। अब इसके अंदर हमारे को सिर्फ 2 ही पैरामीटर लेने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर में बताना होता है कि हमारी फाइल कौन सी है, तो मैं इसी वाली फाइल को डिलीट करना चाहता हूं। और सेकंड पैरामीटर में हमारे को यहां पर एक फंक्शन लेना होता है, जैसे मैंने लिया हुआ है। इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर आएगा एरर। अगर कोई भी एरर होगा तब हम यहां पर एक मैसेज सेंड कर देंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं फेल टू डिलीट फाइल। ये देखिए यहां पर मैंने मैसेज लिख दिया। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आया तब हम यहां पर यूजर को एक सक्सेस का मैसेज भेज देंगे। फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं इस राउट को कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां पर आया ब्राउजर में। अब यहां पर जाकर मैं लिखता हूं डिलीट फाइल। ये देखिए यहां पे मैसेज भी आ चुका है। अब अगर मैं यहां पर इसको रीड करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मैसेज आ गया फाइल नॉट फाउंड। मैं एक बार आपको फोल्डर भी दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर मैं पब्लिक फोल्डर में आ गया। अब यहां पर आउटपुट नाम से कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो अनलिंक नाम का हमारे पास मेथड है एफएस का, ये कोई भी फाइल को डिलीट कर सकता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं यहां पर कोई फोल्डर को रीड करना चाहता हूं तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे यहां पर एक रीड फोल्डर के मैंने यहां पर राउट बना रखा है रीड फोल्डर। अब इसका काम हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं ऊपर से। मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब यहां पर सबसे पहले मैं मेथड चेंज करूंगा। इसका नाम रहेगा रीड dir। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो किसी भी डायरेक्टरी को रीड करना चाहते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले बताना होता है कि वो डायरेक्टरी कौन सी है। जैसे मैं पब्लिक डायरेक्टरी को रीड करना चाहता हूं तो मैं यहां पर इसको हटा देता हूं फाइल नेम को। और यहां पर पहले तो हमारा एक पैरामीटर आएगा एरर, और उसी के साथ एक पैरामीटर मैं और ले लेता हूं जिसमें नाम रख देता हूं फाइल्स। तो जो भी इसके अंदर फाइल्स होंगी वो मेरे को इस वाली वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगी। अब सबसे पहले हम यहां पर चेक करेंगे क्या कोई एरर आया है। तो जो भी एरर होगा उसको मैं कंसोल में दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं कंसोल के अंदर जाकर एरर को शो कर रहा हूं और इसी के बाद यहां पर रिटर्न भी कर देता हूं। मेरे को आगे कोड को नहीं चलाना है, तभी मैं यहां पर रिटर्न कर रहा हूं। तो ये रिटर्न हो जाएगा मेरा कोड। और अगर कोई भी एरर नहीं आता तब मेरे को यहां पर कंसोल में सारी फाइल्स के नेम दिखाने हैं। देखिए इसके अंदर जो ये रीड डायरेक्टरी होती है इसके अंदर एरे बन जाता है। मतलब कि हमारे फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एरे की फॉर्म में रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। तो यहां पर मैं कंसोल में उसे दिखा देता हूं। तो कंसोल में मैं यही फाइल्स नाम का जो हमारे पास वेरिएबल है इसको शो कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया।
तो इस डायरेक्टरी का नाम जो है ऊपर मैं कॉपी कर लेता हूँ, राउट का नाम। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर राउट का नेम चेंज करता हूँ, रीड फोल्डर, मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैसेज कुछ भी आ रहा है, मगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्मिनल में लास्ट में यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स के नेम आ रहे हैं। इसने ऑटोमेटिकली एरे रिटर्न किया है, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। उस सारी फाइल्स के नाम इसने यहाँ पर दिखा दिए। अगर हम इन सारी फाइल्स के नाम अलग अलग लाइन में दिखाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ये मेरा वेरिएबल है फाइल्स, इसके लिए मैं एक लूप चला लेता हूँ। देखिए, हम एरे को जब भी प्रिंट करना होता है तो हमारे पास कई तरीके के जावास्क्रिप्ट के लूप्स आते हैं। तो जिसमें से एक लूप है यहाँ पर फॉर ईच का, तो मैं उसी को चला रहा हूँ और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया फाइल। अब ये लूप हर फाइल के लिए चलेगा और उन सबको प्रिंट करता रहेगा कंसोल के अंदर। तो मैं अब कंसोल के अंदर इस वेरिएबल को डाल देता हूं और जो वेरिएबल का नाम मैंने यहां लिया है वही नाम यहां पे ले लेता हूं। ये देखिए, अब यहां देखिए, यहां पर वेरिएबल का नाम है फाइल्स। ये हमारा ऊपर वाला वेरिएबल है, ये देखिए। तो इसके लिए लूप चल रहा है और बारी बारी जितनी भी फाइल के नेम होंगे वो हम यहां पर इस फाइल नाम के वेरिएबल में पास कर रहे हैं, जिसको मैं आगे जाकर प्रिंट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया रीड फोल्डर वाले में और यहां पर दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। इस मैसेज पे ध्यान मत दीजिए, ये तो वैसे ही आ रहा है पिछले वाले राउट का। मैं यहां पर आया, कंसोल को ओपन करता हूं। ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी फाइल के नेम है अब वो अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, एरे की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग फाइल को रीड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको फाइल को रीनेम करके दिखाता हूं। तो उससे पहले मैं यहां पर एक आउटपुट नाम की टेक्स्ट फाइल बना लेता हूं, उसको मैं रीनेम करूंगा। तो देखिए, मैं ब्राउजर में आया और यहां पर राउट का नाम चेंज करता हूं, राइट फाइल। ये देखिए, हमारी जो फाइल है वो राइट हो चुकी है। यहां पर आप देख भी सकते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर output.txt फाइल आ चुकी है। अब मैं इसका रीनेम करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं बेसिक कोड जो है ऊपर से ले लेता हूं। जैसे यहां पर अनलिंक का कर रखा है, इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब रीनेम करने के लिए हमारे पास जो मेथड आता है एफएस के अंदर, उसका नाम है रीनेम। अब इसके अंदर हमारे को यहां पर दो पैरामीटर्स तो देने जरूरी हैं। सबसे पहला पैरामीटर है कि हमारी फाइल का नाम क्या है, तो हम पब्लिक फोल्डर में है और फाइल का नाम है output.txt, जिसका रीनेम करना है। अब इसके बाद हमें सेकंड पैरामीटर में बताना होता है कि इसका न्यू नेम क्या रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसी वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इसी फोल्डर के अंदर एक न्यू नेम भी रखना है। तो इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूं new-output। अब इसमें थर्ड पैरामीटर में ये फंक्शन आ जाएगा, कॉलबैक फंक्शन। अगर इसमें कोई भी एरर आता है तो हम यहां पर कोई मैसेज शो कर सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं फेल टू रीनेम फाइल। और अगर हमारा जो फाइल का रीनेम सक्सेसफुली हो जाता है तब हम यूजर को ये मैसेज शो कर देंगे, फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। तो ये काम हमारा हो चुका है। तो मैं इस राउट को जरा कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां पर आया और यहां पर आकर मैं राउट को पेस्ट करता हूं। ये देखिए, हमारी फाइल का रीनेम सक्सेसफुली हो चुका है। यहां पर आप देख भी सकते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर अब जो फाइल आ रही है उसका रीनेम हो गया new-output। तो इस तरह से हम रीनेम को यूज करके किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं स्ट्रीम डाटा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे पास जो फाइल्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा लार्ज डाटा होता है, जो काफी हैवी फाइल्स होती हैं, जैसे 5 MB 10 MB की फाइल या इससे ऊपर जीबीज में भी हो सकती है, जैसे वीडियोस की फाइल। तो उनको स्ट्रीम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं क्रिएट रीड स्ट्रीम। तो उसको कैसे यूज करते हैं, देखिए अभी हमारे पास कोई ऐसा लार्ज डाटा तो नहीं है। मैं इसी आउटपुट वाली फाइल को अभी आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊंगा, मगर इससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम लार्ज फाइल को रीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसका नाम मैंने रख लिया फाइल स्ट्रीम, जिसके अंदर मैं एफएस का मेथड यूज करने वाला हूँ, क्रिएट रीड स्ट्रीम। जब भी आपको लार्ज साइज की फाइल का आपको यहाँ डाटा रीड करना है तब हम इसी मेथड को यूज करते हैं। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे बताना है कि हमारी फाइल कौन सी है। देखिए, हमारी फाइल का नाम है new-output, तो इसका पाथ मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर हो गया इसका पाथ। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी फाइल स्ट्रीम है इसके अंदर हमारे को कई सारे सब मेथड्स मिलते हैं। अगर हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ओपन नाम का इवेंट भी आता है। उसको कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल स्ट्रीम
और यहां पर मुझे एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है ऑन। ऑन के अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले आता है इवेंट का नाम। तो इसमें पहला इवेंट है, देखिए यहां पर कहीं सारे इवेंट के नेम आ रहे हैं। तो जब भी मैं इसे ओपन करूं तो क्या काम करना है वो मुझे आगे बताना है। तो यहां पर मैं कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूं और इसके अंदर आकर मैं फाइल स्ट्रीम को ही डालता हूं और इसका एक मेथड आता है, अगर आप फाइल को रीड करना चाहते हैं उसका नाम होता है पाइप। पाइप बेसिकली करता क्या है, ये आपकी फाइल को पार्ट्स में डिवाइड करके आपको रीड करवाता है, मगर ये काम इतना फास्ट होता है कि आप उसको देख भी नहीं पाते। तो यहां पर मेरे को इसके अंदर पास करना है रिस्पॉन्स। जो हमारे पास ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है फाइल को रीड करने पे, उसको हमें यहां पर पास कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस मेथड को पूरे को कॉपी कर लेता हूं। देखिए यहां पर फाइल स्ट्रीम का ही एक इवेंट और आता है ओपन की तरह, उसका नाम है एरर। अगर कभी भी फाइल को रीड करते टाइम पे अगर कोई एरर आ जाएगा तब हम यहां पे कोई मैसेज शो कर सकते हैं। तो ये मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं, कुछ इस तरह से मैसेज। देखिए सबसे पहले हम यूजर को यहां पर रिटर्न करने वाले हैं एक रिस्पॉन्स। तो यहां पर रिटर्न वगैरह वगैरह से हटा देता हूं क्योंकि फंक्शन खुद ही रिटर्न कर देगा उसे, जिसमें स्टेटस कोड होगा 500 और यहां पे हम कुछ मैसेज चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे मैसेज डाल दिया फाइल नॉट फाउंड और एरर रीडिंग फाइल। मतलब कि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है फाइल ही ना मिले, हो सकता है फाइल को रीडिंग करने में कोई एरर हो। तो यहां पर ये मैंने काम कर लिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर मैं आपको इसे रीड करके दिखाता हूं। तो हमारा ये राउट है स्ट्रीम टेक्स्ट। मैं यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर आकर स्ट्रीम टेक्स्ट को ओपन करता हूं और ये देखिए जो भी इसके अंदर टेक्स्ट था वो सारा आ चुका है। अभी जस्ट इसके अंदर एक ही लाइन है। अगर इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस भी होती तब भी ये डाटा को इजीली रीड कर सकता है। हम बिल्कुल इसी मेथड की हेल्प से वीडियो की जो लार्ज फाइल्स होती है उनकी भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फाइल्स के बाद फोल्डर को कैसे क्रिएट करना है या उसका रीनेम कैसे करना है, उसके लिए भी हमारे पास कौन कौन से मेथड्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे राउट है क्रिएट फोल्डर। अब इसके अंदर जाकर मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर से ही कोई कोड ले लेता हूँ, जैसे ये रीनेम का कोड है। अब यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो मेथड आता है उसका नाम है mkdir। mk का मतलब है मेक और dir का मतलब है डायरेक्टरी। मतलब कि मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूं। अब यहां पर मुझे बताना है कि उस डायरेक्टरी को मुझे कहां पर बनाना है। तो यहां पर मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर ही उस डायरेक्टरी को बनाने वाला हूं। तो यहां पर उस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूं जिसको मैं बनाने वाला हूं, उसका नाम मैं रख रहा हूं माई फोल्डर। अब इसके अंदर इस सेकंड पैरामीटर को मैं हटा देता हूं यहां से। अब इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर है ये वाला, ये है कॉल बैक फंक्शन। अगर यहां पर मैं फोल्डर जब क्रिएट कर रहा हूं तो कोई एरर भी आ सकती है। अगर कोई एरर आई है तो हम यहां पर उसे चेक कर रहे हैं और यहां पर एक मैसेज भी शो कर सकते हैं, एरर क्रिएटिंग फोल्डर। और अगर हमारा फोल्डर जो है सक्सेसफुली बन जाता है तब हम यहां पे मैसेज दूसरा दिखा देंगे। ये देखिए फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहां पर जब मैं इस राउट को ओपन करूंगा तो पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। अभी देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई भी सब फोल्डर नहीं है, तो इस नाम का भी फोल्डर बनने वाला है। तो मैं यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर जाकर अपने राउट का नाम डालता हूं क्रिएट फोल्डर और ये देखिए यहां पर मैसेज आ गया फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर भी आ गया, माई फोल्डर। अभी ये फोल्डर जो है एम्प्टी फोल्डर है, मगर आपको समझ में आ गया होगा कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसी फोल्डर का अगर मुझे रीनेम करना है तो वो हम कैसे करेंगे, मैं ऊपर वाला कोड ऊपर कॉपी कर लेता हूं और यहां पर रीनेम फोल्डर नाम का मेरा राउट है, इसके अंदर आता हूं और यहां पर इसे पेस्ट करता हूं। अब रीनेम करने के लिए हम सेम ही मेथड यूज करेंगे जो अभी हमने ऊपर यूज किया फाइल को रीनेम करने वाला, रीनेम। देखिए जो ये मेथड है रीनेम, ये फाइल को भी रीनेम कर सकता है और फोल्डर को भी। अब यहां पर सबसे पहला पैरामीटर आएगा कि किस फोल्डर का रीनेम करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। इसके बाद मुझे यहां पर बताना है कि ये न्यू फोल्डर मेरे को रखना कहां पर और उसका रीनेम क्या होगा। तो देखिए मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर ही उसे बनाना चाहता हूं और यहां पर मैं उसका नाम रख देता हूं, जैसे माई फोल्डर की जगह रीनेम फोल्डर। ये मैं आपको समझाने के लिए रख रहा हूं, आप फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसमें ये कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा। अगर ये मैं रीनेम करते टाइम पे कोई एरर आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा और यहां पर मैं कोई मैसेज चेंज कर देता हूं, एरर रीनेमिंग फोल्डर। और अगर आप ये एरर भी शो करना चाहते हैं, अगर कोई एरर आया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, उसको भी हम शो कर सकते हैं। तो यहां पर कोमा लगाकर मैं इसे ऐसे पास कर सकता हूं
और अगर हमारा जो फोल्डर है वो रीनेम सक्सेसफुली हो जाता है, तब यहाँ पर मैसेज मैं चेंज कर देता हूँ, फोल्डर रीनेम सक्सेसफुली। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं राउट का नाम कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में और यहाँ पर रीनेम फोल्डर को ओपन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, फोल्डर रीनेम सक्सेसफुली। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर अब हमारा जो फोल्डर है उसका रीनेम हो चुका है, रीनेम फोल्डर। पहले इसका नाम था माय फोल्डर। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे फोल्डर को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर मैं अपने मेथड को यूज करूंगा जिसका नाम है RMDIR। RM का मतलब है यहां पर रिमूव डायरेक्टरी। तो मैं किसी अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूं तो हम इसी मेथड का यूज करते हैं। देखिए यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, रिमूव डायरेक्टरी को करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी आता है जिसे हम कहते हैं RM और RMDIR में एक डिफरेंस होता है। देखिए जो ये मेथड है ये सबसे पहले चेक करेगा क्या ये फोल्डर एम्प्टी है कि नहीं। अगर ये एम्प्टी है तभी इसे रिमूव करेगा, वरना ये इसको रिमूव नहीं करेगा। हमें इसके अंदर जाकर सारी फाइल्स को पहले रिमूव करना पड़ता है, तब ये फोल्डर को रिमूव करता है। और जो दूसरा फोल्डर है RM, वो इस फोल्डर को भी रिमूव कर देगा और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको भी रिमूव कर सकता है। तो यहां पर मैं इसको हटाता हूं। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारा फोल्डर कौन सा जिसे रिमूव करना है, उसका नाम है रीनेम फोल्डर। तो यहां पर फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूं, रीनेम फोल्डर। अब अगर इसमें कोई एरर आती है तो ये मैसेज हम यहां पे कोई शो कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं एरर डिलीटिंग फोल्डर। और अगर फोल्डर सक्सेसफुली यहां पर रिमूव हो जाता है तो हम यहां पे मैसेज चेंज कर देते हैं फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हम यहां पर आपको समझ में आ गया कि रिमूव DIR भी यूज कर सकते हैं या खाली RM भी यूज कर सकते हैं। मगर जो RM है अगर इसके अंदर कोई भी फाइल्स पड़ी होंगी तो उनको भी रिमूव कर देता है। मगर जब हम बात कर रहे हैं RMDIR की, वो पहले चेक करेगा क्या फोल्डर एम्प्टी है। देखिए अभी हमारा फोल्डर एम्प्टी ही है, तभी ये इसको रिमूव करता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और रीनेम की जगह लिख देता हूं डिलीट फोल्डर। ये देखिए यहां पर मैसेज आ गया फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो देखिए अब पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई भी सब फोल्डर नहीं है, जो पहले आ रहा था रीनेम फोल्डर अब वो डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हम PDF फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। यहां देखिए एक PDF की फाइल है data.pdf, इसको रीड कैसे करना है। तो जैसे हमने ऊपर सिंगल फाइल को रीड किया था, लगभग काम वैसे ही होता है, बस इसमें यहां पर आपको हेडर चेंज कर देना है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं, रीनेम कोड को ही, जो रीनेम फोल्डर का कोड है, और यहां पर जाकर रीड करने के लिए हमारे पास जो मेथड आता है उसका नाम है रीड फाइल। अब इसके अंदर हम यहां पे बताएंगे कि हमारी फाइल कौन सी है। हमारी फाइल का नाम है data.pdf और ये है पब्लिक फोल्डर में। ये सेकंड पैरामीटर में हटा देता हूं यहां से। अब यहां पर जब भी हम डाटा को रीड करते हैं तो हमारा जो फंक्शन यहां पर ट्रिगर होता है, जो कॉल बैक फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर आते हैं, एक एरर और एक डाटा। देखिए अगर एरर आएगा तो हम यूजर को इस तरह का कोई मैसेज शो कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं PDF नॉट फाउंड, या प्रॉपर लिख सकते हैं PDF फाइल नॉट फाउंड। और अगर इसे PDF की फाइल मिल जाती है तो हम यहां पर यूजर को उसके अंदर जो भी डाटा आया PDF के अंदर वो हम यहां पे शो कर सकते हैं। मगर ये ऐसा करने से सिर्फ शो नहीं होगा, क्योंकि ब्राउजर को ये नहीं पता लगता जो भी फाइल है इसके अंदर किस फॉर्मेट का डाटा है। तो हमें वो बताने के लिए यहां पर हेडर भी सेट करना होता है। तो मेथड आता है रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, इसके अंदर हमें पास करना होता है कंटेंट टाइप। और यहां पर इसकी मैं वैल्यू लेने वाला हूं application/pdf। देखिए अगर हम PDF की फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमें यहां पे कंटेंट टाइप में पास करना है application/pdf। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, इस राउट को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर पेस्ट करता हूं रीड PDF। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो PDF फाइल है ये ओपन हो चुकी है। ये एक सिंपल एक ही फाइल है। यहां पर आपको सारी ऑप्शंस भी देख रही हैं। यहां पर आपके सामने मेन्यू आ रहा है जिसमें आपके पास अगर अलग अलग पेजेस हैं PDF में इजीली नेविगेट करने के लिए। इसके अलावा आप यहां पर इसे जूम वगैरह भी कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, पेज को डाउनलोड या प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए अगर आपकी PDF की फाइल जो है वो काफी ज्यादा हैवी है और लेंथी भी है, तब आप यहां पर जो हमने अभी ऊपर फंक्शन किया था जिसका नाम था क्रिएट रीड स्ट्रीम, इसका यूज करेंगे। तो बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे हमने यहां पर हेडर पास किया है
बिल्कुल वैसे ही हमारे को हेडर भी पास करना है यहाँ पर। ये देखिए कंटेंट टाइप में। बस यहाँ पर रीड फाइल की जगह पे आप यूज करेंगे क्रिएट रीड स्ट्रीम। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जेसन की फाइल को कैसे रीड करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक जेसन की फाइल है data.json। तो इसको कैसे रीड करना है, तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। मैं ऊपर वाला कोड कॉपी कर लेता हूं और यहां पर रीड फाइल के अंदर आकर अपनी फाइल का पाथ दे देता हूं data.json। अब देखिए जैसे ही ये रीड फाइल का फंक्शन वर्क करेगा तो ये फंक्शन अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, जिसमें हमारे को दो पैरामीटर पास करने हैं, एरर और डाटा। डाटा की जगह आप वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एरर आएगा तो हम यहाँ पर यूजर को ये मैसेज शो कर सकते हैं जेसन नॉट फाउंड, और यहाँ पर यूजर को मैसेज भी दिख जाएगा प्रॉपर एरर का क्या मैसेज है। अब यहाँ पर बात आती है हेडर की, कि जब भी हम जेसन की फाइल को रीड करने वाले हैं तो यहाँ पर हेडर क्या पास करना है। तो यहाँ पे हमें पास करना है application/json, और जो भी डाटा होगा उसको हम ऐसे यूजर को सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ पर रीड पीडीएफ की जगह लिख देता हूँ रीड जेसन। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जेसन का डाटा यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जॉन डो, याहू बाबा। तो इस तरह से हम जेसन की फाइल को रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि जो जेसन की फाइल है अगर हमें उसे राइट करना है, देखिए यहाँ पर राइट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पर तरीका करने वाले हैं उसमें क्या होता है कि जेसन की फाइल का जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे न्यू डाटा आ जाता है। एक दूसरा मेथड होता है अपेंड करके। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो जेसन की फाइल के अंदर पहले से डाटा पड़ा हुआ है वो एज इट इज रहता है और हम उसमें न्यू डाटा ऐड कर देते हैं, मतलब कि उसमें अपेंड कर देते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ऊपर से ये सारा कोड कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर लिखता हूं मेथड का नाम, जिसका नाम है राइट फाइल। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे को बताना है फाइल का पाथ, कि कहां पर हमारी फाइल है जिसको राइट करना है। तो हमारी फाइल का पाथ यही है। इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया फाइल पाथ, जिसके अंदर ये मैंने पाथ स्टोर कर दिया। तो मैं सीधा से यहां पर वेरिएबल भी ले सकता हूं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर एज ए सेकंड पैरामीटर एक जेसन पास करनी है, क्योंकि हम जेसन की फाइल में ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम ही जैसे मैं ले रहा हूँ डाटा। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ले लिए क्योंकि मेरे को जेसन डाटा बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सीधा से जहां पर जेसन नहीं लूंगा। यहाँ पर तीन कीज ले लेता हूँ, नेम, ईमेल और एज। ये देखिए यहां पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें तीन कीज है, नेम, ईमेल और एज। अब ये डाटा को मेरे को एज ए सेकंड पैरामीटर यहाँ पे पास करना है राइट फाइल के अंदर। तो हम इस वाली फाइल के अंदर ये वाला डाटा ऐड कर रहे हैं। अब जो राइट फाइल है ये क्या करेगा, ये पहले वाले डाटा को तो रिमूव कर देगा और उसकी जगह पे इस डाटा से इसको रिप्लेस कर देगा। अब इस काम में अगर एरर आएगी तो हमारा ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना है, एरर। और यहां पर हम एरर शो कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं फेल टू राइट जेसन फाइल। तो ये मैसेज आ जाएगा। अगर हमारा ये राइट हो जाती है फाइल सक्सेसफुली, तब हम यहां पर यूजर को दूसरा मैसेज शो कर देंगे। ये हेडर का कोड मैं हटा देता हूं और यहां पर डाटा डॉट सेंड में एक मैसेज सेट कर देता हूं। ये देखिए जेसन फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर जाके लिखता हूं राइट जेसन, ये हमारे राउट का नाम है। यहां पे एक एरर आ रही है, आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ डाटा आर्ग्यूमेंट मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग। देखिए यहां पर हमसे एक गलती हुई है। देखिए जैसे मैंने यहां पर ये डाटा सीधा ही पास कर दिया, तो ये तो है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, मगर हमारी फाइल जो है वो जेसन की फाइल है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो डाटा है इसको भी कट करता हूं यहां से। यहां पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे पहले जेसन में। तो उसके लिए यहां पर जावास्क्रिप्ट का मेथड आता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, उसके अंदर इसे पास करेंगे। अब ये इस डाटा को, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को पहले जेसन में कन्वर्ट करेगा, तभी हम इसके अंदर राइट करेंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब यहां पर ये सक्सेसफुली राइट हो चुकी है। मैं आपको इसे रीड भी करके दिखाता हूं। ये देखिए अब इसके अंदर सिर्फ एक ही डाटा आ रहा है, पहले इसके अंदर दो रिकॉर्ड्स आ रहे थे, अब इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। तो इसने क्या किया राइट फाइल ने, इसने एग्जिस्टिंग डाटा को तो हटा दिया, उसकी जगह पे ये न्यू डाटा ले आया।
अगर आप चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग डाटा भी रहे और इसमें एक न्यू डाटा ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू डाटा को अपेंड करने के लिए एक लेंथी सा कोड करते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसमें जो काम होगा सारा 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहला जो स्टेप है, हम यहाँ पे जेसन की फाइल को रीड करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास डाटा निकल के आएगा जेसन का डाटा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। जेसन की फाइल का डाटा जो भी निकल के आया उसको हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक एरे में डालकर उसमें डाटा पुश करेंगे। ये देखिए, ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम जेसन की फाइल का डाटा रीड करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। फिर उसको हम यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम सीधा से जेसन की फाइल के अंदर कुछ भी डाटा ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करते हैं तो वो पुराने वाले डाटा को हटा देता है। तो हम नहीं चाहते कि पहले वाला डाटा हट जाए, इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसको एक एरे में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके अंदर डाटा पुश कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि हम एरे के अंदर कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डाटा को ऐड कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से इस डाटा को कन्वर्ट कर देंगे जेसन फॉर्मेट में। तो वो लास्ट स्टेप होगा, उसको मैं करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं ऊपर से ये सारा कोड कॉपी कर लेता हूं। अब यहां पर सबसे पहले हमने बता दिया कि हमें किस फाइल के अंदर डाटा डालना है। इसमें पहले से एक डाटा आ रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, सलमान खान नाम से एक डाटा आ रहा है। अब इसके अंदर मेरे को एक न्यू डाटा डालना है, तो उसका डाटा मैं स्टूडेंट का जो भी है यूजर, उसका डाटा मैं यहां पर डाल लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक न्यू यूजर का डाटा डाल दिया, याहू बाबा, उसकी ईमेल और उसकी एज भी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डाटा को रीड करूंगा। तो रीड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है रीड फाइल। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर मेथड चेंज करता हूं रीड फाइल। अब यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर में हमने अपनी फाइल पास कर दी, जो कि है डाटा डॉट जेसन। इसके बाद ये सेकंड पैरामीटर हटा देता हूं। अब देखिए, जब भी हम रीड फाइल करते हैं, हम ऊपर देख चुके हैं, इसमें एक ये फंक्शन अपने आप से कॉल बैक हो जाता है, जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने होते हैं, एरर और एक डाटा, जिसमें एक्चुअल डाटा आएगा। और यहाँ पर भी मैं एक चीज कर देता हूँ। देखिए, डाटा ऊपर भी मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ, इसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू डाटा। इसको मैं बाद में यूज करूंगा न्यू डाटा को। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाटा को रीड कर रहा हूँ, इस वाली फाइल के डाटा को। अब अगर इसको रीड करने में कोई एरर आती है तो हम यहाँ पर मैसेज शो कर सकते हैं, फेल टू रीड जेसन फाइल। और अगर यहाँ पर ये फाइल सक्सेसफुली रीड हो जाती है, तब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जेसन डाटा करके। अब ये एम्प्टी वेरिएबल है, इसके अंदर मैं जो भी मेरे पास यहाँ पे डाटा आया उसको मेरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जेसन डाटा के अंदर एक मेथड यूज करूंगा जेसन का, जेसन डॉट पार्स। ये मेथड क्या करता है, ये जेसन के डाटा को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जो डाटा आया वो है डाटा नाम के वेरिएबल में। जब भी हम डाटा को रीड करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। यहाँ पर मैं इस कोड को हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको एरे में कन्वर्ट करना है। हो सकता है ये पहले से ही एरे बना हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसे चेक करना है कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो देखिए, मैंने यहां पर लगाया इफ नॉट, ये एरे का मेथड है जो हम जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं। इज एरे चेक करके बताता है कि जो भी हम इसके अंदर वेरिएबल पास करेंगे वो एरे है कि नहीं। तो हमने इसमें पास कर दिया जेसन डाटा। अगर ये एरे नहीं है तब हमें इसमें एरे में इस डाटा को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं ये लिखता हूं जेसन डाटा, और यहां पर जो मेरी ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स है, इसी के अंदर जेसन डाटा नाम के वेरिएबल को भी पास कर देता हूं। देखिए, यहां पर जेसन डाटा की अब न्यू वैल्यू हो जाएगी एरे के साथ, मतलब कि ये बन जाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके अंदर डाटा को पुश करूंगा, जो भी मेरे को न्यू डाटा यहां पर ऐड करना है, ये वाला, इसको मैं पुश करने वाला हूं, क्योंकि एरे के अंदर ही हम कुछ पुश कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं जेसन डाटा डॉट, जावास्क्रिप्ट का मेथड आता है कोई भी डाटा ऐड करने के लिए, पुश। ये लास्ट में जाके इस एरे में एक न्यू वैल्यू ऐड कर देगा, जो मेरे वेरिएबल में आ रही है न्यू डाटा, जो मैंने ऊपर बना रखा है। अब ये काम हमारा हो चुका है। अब इस डाटा को दोबारा से जेसन में कन्वर्ट करना है और इसको ऐड कर देना है। तो उसका कोड हमने पहले से लिखा हुआ है, ये देखिए। इस कोड को मैं कट करके इसके अंदर ही डाल देता हूं, ये देखिए। अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, इनको मैं हटा देता हूं। तो देखिए, यही मेरा फाइल का पाथ है। इसके अंदर अब मैं जेसन को स्ट्रिंगिफाई कर रहा हूं, मतलब कि ये जो डाटा आया मेरे पास,
जेसन डाटा, इसी को मैं इसमें पास कर रहा हूं ताकि दोबारा से कन्वर्ट हो जाए जेसन फॉर्मेट में। और यहां पर ये मेरा कॉल बैक फंक्शन चल जाएगा। अगर कोई भी एरर आती है तो हम ये मैसेज शो कर देंगे। और अगर ये सारा डाटा सक्सेसफुली एम्बेड हो जाता है तो हम यहाँ पे मैसेज सेंड कर देते हैं, जेसन फाइल अपेंडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको ये काफी लेंथी प्रोसेस था, आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर डाटा को रीड किया, जेसन की फाइल के डाटा को, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया एज ए जेएस ऑब्जेक्ट। पहले इस डाटा को मैंने कन्वर्ट किया जेएस ऑब्जेक्ट में। फिर यहाँ पे चेक किया कि ये पहले से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मतलब कि एरे है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम इसमें न्यू डाटा पुश कर सकें। और पुश करने के बाद इस डाटा को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जेसन फॉर्मेट में, जिसको मैं राइट कर रहा हूं जेसन फाइल के अंदर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां पे हमारे राउट का नाम है अपेंड जेसन। मैं यहां पर आया ब्राउजर में, अब यहां पर राउट का नाम चेंज कर देता हूं अपेंड जेसन। ये देखिए यहां पर ये मैसेज आ गया, जेसन फाइल अपेंडेड सक्सेसफुली। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, रीड करके दिखाता हूं, जो मैंने राउट पहले से ही बना रखा है, रीड जेसन। और ये देखिए यहां पर सलमान खान पहले से आ रहा था, अब इसमें मैंने न्यू एक डाटा ऐड कर दी याहू बाबा नाम से। तो इस तरह से हम जेसन फाइल के अंदर कोई भी डाटा अपेंड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इमेज की फाइल को या फिर वीडियो की फाइल को रीड कैसे करते हैं। ये काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम ऊपर भी कर चुके हैं। जैसे हमने यहां पर किया था, जेसन की फाइल को रीड किया था। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं रीड इमेज में। यहां पर देखिए हमारे पास एक इमेज पड़ी है, image.jpg। मैं इसी को रीड करने वाला हूं। तो यहां पर इसका नाम मैं दे देता हूं पब्लिक फोल्डर के अंदर image.jpg। अब अगर इसे रीड करने में कोई एरर आएगा तो हम ये मैसेज शो कर देंगे। यहां पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूं इमेज नॉट फाउंड। और यहां पर अगर ये इमेज मिल जाती है तो इसको रीड करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्राउजर को बताना है हेडर सेट करके कि इसकी कंटेंट टाइप क्या है। तो यहां पर मैं लिखूंगा image/jpeg और इसके बाद मैं यूजर को ये डाटा शो कर दूंगा, जो हमारे पास डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा फाइल को रीड करने के बाद। बिल्कुल इसी तरह से मैं इमेज के डाटा को भी कर सकता हूं। मैं दोनों काम पहले कर लेता हूं। अब यहां पर हमारी इमेज है earth.mp4, तो उसका नेम मैं यहां पर रख देता हूं। अब अगर इस फाइल को रीड करने में कोई एरर आएगा तो हम यहां पर एरर शो कर सकते हैं, वीडियो नॉट फाउंड, या कोई भी एग्जैक्ट जो मैसेज होगा वो हमारे को यहां पे दिख जाएगा। अब अगर इसको फाइल एग्जैक्टली मिल जाती है तब ये डाटा नाम के वेरिएबल में हमारे पास डाटा आ जाएगा। उससे पहले मैं यहां पर ब्राउजर में सेट करूंगा कि इसकी कंटेंट टाइप क्या है। तो यहां पर मुझे लिखना है video/mp4। ये देखिए अब ये दोनों राउट को मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, रीड वीडियो, रीड इमेज। तो देखिए मैं यहां पर आया। अब यहां पर आकर पहले मैं लिखता हूं रीड इमेज। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। काफी लेंथी इमेज है ये। और इसी के साथ मैं आपको वीडियो भी चेक कराता हूं, रीड वीडियो। ये देखिए यहां पर अर्थ की वीडियो ओपन हो चुकी है। ये बिल्कुल प्लेयर के साथ यहां पर प्ले हो रही है, जहां पर आपको काफी ऑप्शंस भी मिल रही हैं, जैसे प्ले और पॉज का बटन, यहाँ पर वॉल्यूम को म्यूट करने का और उसको स्लो या इंक्रीज करने का बटन है, फुल स्क्रीन का बटन है, और यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ रही हैं। तो इस तरह से हम इमेज की फाइल को या वीडियो की फाइल को रीड कर सकते हैं, अगर आप इसको Node.js के अंदर करना चाहते हैं। अब देखिए हमने फाइल को रीड करना तो देख लिया। अगर मैं इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी फाइल है उसका बेसिकली साइज वगैरह क्या है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ फाइल इन्फो नाम के राउट में, जहां पे हमारे को फाइल की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसके लिए हमारे पास फाइल सिस्टम का मेथड आता है जिसका नाम है stat। और यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी फाइल का पाथ डालना है। जैसे मैंने यहां पर ये r.mp4 डाला है। उसके बाद मेरे को यहां पर एक कॉल बैक फंक्शन चलाना है। कॉल बैक फंक्शन में मेरे को जो ये डाटा है, ये डाटा नहीं लेना, यहां पर मैं ले लेता हूं स्टैट्स। अब अगर इसमें कोई भी एरर आती है रीड करने में, तो ये एरर पहले हम चेक कर रहे हैं, फिर यूजर को ये एरर का मैसेज शो कर सकते हैं। जैसे यहां लिख देता हूं फाइल नॉट फाउंड। और लास्ट में यहां पे क्या करूंगा, इस हेडर को रिमूव कर देता हूं और यहां पर response.send में जो भी मेरे पास स्टैट्स आया इसको मैं शो कर सकता हूं। ये देखिए इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है। मैं भी आपको दिखाता हूं। राउट को कॉपी कर लेता हूं, यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर आकर फाइल इन्फो नाम का राउट को यहां पर डालता हूं। ये देखिए
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर फाइल का साइज भी आ रहा है। ये जो साइज आ रहा है ये आ रहा है बाइट्स में। और यहाँ पर ये फाइल कब बनाई गई थी, इसको मॉडिफाई कब किया था, वो भी सब टाइम आ रहा है यहाँ पर मिली सेकेंड्स में। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप इसमें से कोई सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं सीधा ही लिख सकता हूँ जैसे stat डॉट साइज, और अगर इसके साथ दिखाना भी है बाइट्स में तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया बाइट्स। तो यहाँ पर फाइल को सेव किया, यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है ये बाइट्स में। यहाँ पर मैं आपको दो मेथड्स ऐसे बताना चाहता हूँ जिनकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो भी हम ये फाइल रीड कर रहे हैं ये फाइल है भी है कि नहीं, या ये कोई फोल्डर है। उसको भी हम यहाँ पर स्टैट्स नाम का जो ये हमारा मेथड है इसी के साथ यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये मेथड तो हम यहाँ पर यूजर को दिखा देंगे ब्राउजर में, और इसी के बाद मैं यहाँ पर कंसोल में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा stat डॉट इज फाइल। ये मेथड बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी स्टैट्स के अंदर फाइल हमने पास की है वो फाइल है कि नहीं। अगर वो फाइल होगी तब यहाँ पर आंसर आ जाएगा ट्रू, वरना फॉल्स। इससे पहले मैं एक स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का साइन। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक मेथड और भी आता है, वो चेक करके बताता है कि फाइल जो है जो हमने पास की है वो फाइल है या फिर फोल्डर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फोल्डर, और उस मेथड का नाम है इस डायरेक्टरी। ये देखिए अगर ये फाइल जो है ये अगर फोल्डर है, फाइल नहीं है, तब यहाँ पर आंसर आ जाएगा ट्रू। मगर अभी के केस में, फाइल के केस में आएगा ट्रू और यहाँ आएगा फॉल्स। मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ मैं ब्राउजर में आया और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो साइज आ गया फाइल का। मैं यहाँ पर गया और टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल के केस में यहाँ पर लिखा आ रहा है ट्रू और फोल्डर के केस में लिखा आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ये फोल्डर नहीं है। तो इस तरह से हमें ये भी पता लग सकता है कि ये फाइल है या फिर फोल्डर। फाइल को चेक करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी आता है जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ, फाइल एग्जिस्ट। ये मेथड बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हम चेक भी करते हैं पहले, जब भी हम फाइल को रीड करने वाले होते हैं या राइट करने वाले होते हैं, कि फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं, ताकि उससे रिलेटेड कोई फालतू का एरर शो ना हो। तो उसके लिए मैं ऊपर से ही कोई कोड कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया रीड फाइल के केस में, इसी को कॉपी कर रहा हूँ। अब इस मेथड का नाम होता है असेस, जो ये चेक करके बताता है कि फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर में देते हैं अपनी फाइल का पाथ, और उसके बाद ये कॉलबैक फंक्शन चल जाएगा। इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर लेना है, एरर। और यहाँ पर हम यूजर को कोई मैसेज शो कर सकते हैं। हम यहाँ पर सीधा से लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये फाइल मिल जाती है तब हम यहाँ पर यूजर को दूसरा मैसेज शो कर देंगे, फाइल एग्जिस्ट। तो ये मेथड चेक करेगा क्या फाइल मिली है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो एरर आ जाएगा और हम यूजर को ये चेक करके दिखा देंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये फाइल मिल जाती है तो हम यूजर को शो कर देंगे फाइल एग्जिस्ट। तो यहाँ पर इस राउट को मैं कॉपी कर लेता हूं, और ये देखिए यहाँ पर आ गया फाइल एग्जिस्ट। अब अगर मैं इसका रीनेम कर देता हूं, यहां लिख देता हूं अर्थ123। अब इस नाम की कोई भी MP4 फाइल नहीं है। तो मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, और ये देखिए यहां पर आ गया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ कि हम यहां पर फाइल सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए जितने भी हमने यहां पर मेथड्स किए हैं ये सिर्फ इतने ही मेथड्स नहीं है। मैंने आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो लगभग 95-98% यूज होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया। अगर आप इससे ज्यादा मेथड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप APIs के बारे में पढ़ते हैं। APIs कौन सी? जो फाइल सिस्टम से रिलेटेड है। तो फाइल सिस्टम से रिलेटेड ये पूरा URL है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पर मेथड्स पढ़ाए हैं वो सभी यहाँ पर मेथड्स दे रखे हैं। उनसे रिलेटेड मेथड्स भी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट के ही अलग अलग तरीके से मेथड्स आ रहे हैं। सिर्फ राइट मेथड भी आता है और राइट फाइल भी आता है। इसी तरह हमने अपेंड फाइल किया था। यहाँ पर एक कॉपी फाइल भी होता है। कॉपी क्या करता है, ये अगर आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर सोर्स देते हैं और यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर, तो उससे कॉपी भी कर सकते हैं। और भी कई मेथड्स हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स तो मैं आपको नहीं करा सकता, क्योंकि इनको कराने के लिए तो 4-5 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। यही वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। मगर आप इसे खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। जितने भी हमने मेथड्स किए हैं
वो मेथड यहाँ पर सिंक करके भी आते हैं। एक हमने किया था रीड फाइल, तो यहाँ पे है रीड फाइल सिंक। देखिए जो हमने पहले मेथड किए प्रैक्टिकली वो असिंक्रोनस मेथड है, मतलब कि बैकग्राउंड में रन होता है और काफी फास्ट होता है। अगर आप सिंक्रोनस फॉर्म में इसे रीड करना चाहते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे रीड डायरेक्टरी के केस में भी है सिंक, रीड फाइल के केस में भी है सिंक। तो ये फाइल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जहां से जाकर आप इसे रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।